नमस्कार स्टूडेंट्स। अनुशासन की बात चल रही थी और हमने अनुशासन से संबंधित कुछ बातें पिछले लेसन में की थी, जिसमें आपने अनुशासन का अर्थ देखा था। अर्थ के बाद में आपने अनुशासन के प्रकार देखे थे और अनुशासन के प्रकार के बाद में अनुशासन से संबंधित सिद्धांत पढ़े थे पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे अनुशासनहीनता के कारण कि अनुशासनहीनता बच्चे में कहाँ से उत्पन्न हो जाती है और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे बालक में अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है। तो इसके लिए जैसे आपको पता है कि अनुशासनहीनता कभी भी किसी से भी हो सकती है, बच्चों से भी हो जाती है और कभी कभी जो अध्यापक होते हैं वो भी अनुशासनहीनता कर देते हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, तो उन कारणों को हमें बताना है कि एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा कि अनुशासनहीनता के कारण बताइए, तो अनुशासनहीनता के जब आप कारण बताएंगे तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अगर आप उस कहानी को सुनकर के पता करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिसमें बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न हो गई, तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बालक था। तो वो जो बालक था ना, तो उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और माता पिता की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो नो डाउट इसका प्रभाव पड़ेगा कि वो बच्चे की जो आवश्यक सुविधाएं थी उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में बच्चे के सामने अनेक समस्याएं आ रही थी। साथ ही जो माता पिता थे वो निरक्षर भी थे, और जब निरक्षरता के कारण से जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से होमवर्क ले करके घर पे आता है, और जब माता पिता पढ़े लिखे होते हैं तो उसको देख लेते हैं कि भाई क्या होमवर्क दिया है सर ने या मैम ने। तो अगर बच्चा उसको नहीं करता है तो पढ़े लिखे माता पिता बच्चे को होमवर्क पूरा कराते हैं, जिससे बच्चा क्या है कि शिक्षा के प्रति उसमें थोड़ी सी इच्छा या जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर अभिभावक या माता पिता ध्यान ही नहीं दे रहे कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ के आ रहा है, घर पे आने के बाद में इसने काम किया नहीं किया, वो ध्यान ही नहीं देते, ऐसी स्थिति में बच्चा पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो जाता है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि जो बच्चा था वो जिस सामाजिक परिवेश में पल बढ़ रहा था, वहाँ का जो वातावरण था या जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में बालक के सामने अनेक भ्रष्टाचार और अनैतिकता के गुण उसमें दिखाई दे रहे थे कि जिस सामाजिक व्यवस्था में बालक था उस बालक में अनेक भ्रष्टाचार और अनैतिकता के गुण थे, और उन्हीं गुणों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ रहा था, यानी कि बालक उन चीज़ों से प्रभावित हो रहा था। साथ ही जैसे जैसे बालक बड़ा होता जा रहा था उसमें बेरोजगारी को लेकर के चिंताएं सता रही थी। साथ ही उसको अपना जो भविष्य था वो भी सुरक्षित नहीं लग रहा था कि आगे चल कर के हम क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस विद्यालय में या जहाँ भी बालक शिक्षा प्राप्त कर रहा था वहाँ पर बालक के जो अध्यापक थे वो अध्यापक अयोग्य थे। अयोग्य मतलब कि वो बच्चे में पढ़ाई के प्रति जागरूकता या उत्साह उत्पन्न करने में असफल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षण विधियाँ ही नहीं थी कि अगर कोई भी बालक है तो उसको हम पढ़ाएं या शिक्षा के प्रति उसमें जागरूकता उत्पन्न करें, तो उसमें कौन कौन सी विधियों को हम काम में ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ बच्चे को वहाँ पर किताबी ज्ञान दिया जा रहा था, और किताबी ज्ञान देने के बाद में उसको अन्य जो सहायक क्रियाएँ होती हैं या सहगामी जो क्रियाएँ होती हैं पढ़ाई के साथ साथ, और किसी प्रकार की क्रियाएँ नहीं थी। और पढ़ाई में भी सिर्फ बालक को कहाँ तक सीमित रख दिया? पास होने तक। और पास होने के लिए बच्चे को किताबी ज्ञान दिया जाता था और बच्चा अनैतिक साधनों के आधार पर भी पास हो जाता था। तो इस कहानी में हम ये देखते हैं कि जो कहानी आपने देखी कि एक बालक एक गरीब परिवार से उठ कर के स्कूल तक आता है, और स्कूल के माहौल में या समाज के माहौल में उसने जो जो चीज़ें देखी, इन्हीं बातों में से आपको वो बातें निकालनी है कि कौन कौन सी ऐसी बातें थी इस कहानी में जो बालक में अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती हैं। तो क्या आप बता पाएंगे कि इस कहानी में कौन कौन सी ऐसी बातें निकल करके सामने आती हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ें बालक को अनुशासनहीनता की ओर ले जाती हैं। तो इसमें से कहानी में से हम अनुशासनहीनता के कारणों की खोज करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अनुशासनहीनता के कारण। अनुशासनहीनता के कारण। अनुशासनहीनता के कारण
अब कहानी को ध्यान में रखते हुए कारणों की खोज करनी है कि एक बालक था और जैसा कि उसके माता पिता गरीब थे, तो इसका मतलब है कि नंबर 1, ये जो निर्धनता जो होती है, ये निर्धनता भी बच्चों में अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। क्यों, कैसे करेगी निर्धनता? कि इसमें जैसा कि कहानी में बताया कि निर्धनता की वजह से माता पिता बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में बालक में अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है और उसके पास ना तो पेंसिल है, ना रबर है, ना उसके ठीक से बैग है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा अनुशासनहीनता की ओर बढ़ जाता है। दूसरी बात, हमने देखा कि बच्चे के माता पिता क्या थे? अनपढ़ थे, यानी कि अशिक्षा। ये अशिक्षा भी क्या होती है? अनुशासनहीनता को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि अगर स्कूल में बच्चा जो भी पढ़ करके आ रहा है और घर पे आने के बाद में अभिभावक उस चीज़ को देख रहे हैं या बच्चे से पूछ रहे हैं, तो बच्चा क्या है कि एक तरह से अनुशासन में बना रहेगा। लेकिन स्कूल से आने के बाद में मम्मी पापा या अभिभावक को उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो बच्चा बैग को फेंक करके कुछ भी करने लग जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चा अनुशासनहीनता की ओर बढ़ेगा। दूसरी बात कि जो पढ़े लिखे अभिभावक होते हैं वो बच्चे को लेकर पे कोई भी बात संबंधित मास्टर से या अध्यापक से कर सकते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है कि वैसा है, काम नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। लेकिन अगर माता पिता अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अध्यापक से किसी प्रकार का सहयोग नहीं ले सकते हैं वो, और अध्यापक भी अभिभावकों से किसी प्रकार का सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि उनको खुद को नहीं आता है। तो दूसरी बात ये निकल करके आती है कि अशिक्षा यानी कि जो निरक्षरता थी वो उस बालक को अनुशासनहीनता की ओर ले जा रही थी। तीसरी बात हम देखते हैं इस कहानी में कि इस कहानी में कहा गया कि बच्चा जिस सामाजिक परिवेश में पल बढ़ रहा था वहाँ पे भ्रष्टाचार और अनैतिकता का व्याप्ति। इसका मतलब सामाजिक परिवेश कि अगर बालक जिस सामाजिक परिवेश में शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो सामाजिक परिवेश ठीक नहीं होता, या जिस सामाजिक परिवेश में अनैतिकता या भ्रष्टाचार होता है उस समाज में बच्चे अनुशासनहीनता की ओर बढ़ जाते हैं। तो तीसरा आपको कारण बताना है सामाजिक परिवेश, यानी कि जैसा सामाजिक परिवेश होता है उस समाज में बच्चा उसी प्रकार से एक्टिविटी करने लग जाता है और अनुशासनहीनता की ओर बढ़ जाता है। तीसरी, बेरोजगारी। चौथी बात इसमें क्या हुई कि जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा था उसको अपने रोजगार को लेकर के एक चिंता सता रही थी। क्यों? क्योंकि जो किताबी ज्ञान वो ले रहा था उसमें कहीं भी ये शोर नहीं था कि आगे चल करके बच्चे को कोई काम मिल जाएगा या बच्चा कुछ कर सकता है। तो इस स्थिति में भी क्या है, बच्चे में अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। तो ये जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी की समस्या भी बालकों में अनुशासनहीनता को बढ़ा देती है। और तीसरी बात, नेक्स्ट बात ये थी अयोग्य शिक्षक, यानी कि अगर एक अध्यापक बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं कर सकता या रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता तो भी बच्चा क्या होगा, अनुशासनहीनता की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट बात, शिक्षण विधियों का अभाव। शिक्षण विधियों का अभाव मतलब एक अध्यापक बच्चे की मानसिकता को लेकर के या बच्चे के शारीरिक स्वरूप को लेकर के विधि का प्रयोग नहीं करेगा तो भी बच्चा अनुशासनहीनता की ओर बढ़ेगा। अनुशासनहीनता की ओर बढ़ता है। तो ये जो कारण निकल करके आए हमारे सामने कि सबसे पहले निर्धनता, कि निर्धनता की वजह से बालक का क्या था, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी और धीरे धीरे बालक अनुशासनहीनता की ओर बढ़ जाता है। दूसरी बात हम ये कर रहे थे अशिक्षा, यानी कि अगर अभिभावक शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, तो बालक के या अध्यापक के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारियाँ नहीं रख पाते। ऐसी स्थिति में बालक क्या हो जाता है, अनुशासनहीन हो जाता है। सामाजिक परिवेश, कि जिस परिवेश में हम पले बड़े हैं कि जहाँ से हम वही चीज़ें सीखते हैं और वही जो चीज़ें सीखेंगे, तो अगर सामाजिक परिवेश सही नहीं है तो भी बच्चों में अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी, कि जिस सामाजिक परिवेश में हमें जो किताबी ज्ञान दिया जाता है उस किताबी ज्ञान में आज बालक सिर्फ पास होने तक को मानता है कि सिर्फ पास होना है, और पास होने के लिए भी अनैतिक साधन उपलब्ध होते हैं कि आप सारे साल पढ़ो नहीं और एग्ज़ाम में आप किसी भी आधार नकल करके या और चीटिंग करके आप पास हो जाते हैं। तो अभिभावक भी ये समझते हैं कि बच्चा पास हो गया
और बच्चा भी ये मानता है कि मेरे को सिर्फ पास होना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेरोजगारी वाली जो टेंशन होती है पढ़ाई में, वो भी क्या करती है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न कर देती है। अयोग्य अध्यापक, यानी कि अयोग्य अध्यापक का मतलब है कि वो अध्यापक जो इसी प्रकार से बिना किसी प्रशिक्षण के अध्यापन कार्य कराने आ जाते हैं, जिन्होंने खुद ने कभी पढ़ाने का प्रशिक्षण नहीं लिया और वो खुद अगर बच्चों को आकर के पढ़ा रहे हैं तो वही किताबी ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि अगर एक अच्छा अध्यापक है तो बच्चों की मानसिकता को समझता है कि किस बालक में सीखने की, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बुद्धि लब्धि, कि प्रत्येक बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। तो अगर टीचर योग्य है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है। अगर बच्चा घर पे होमवर्क नहीं कर लाता तो उसको स्कूल टाइम में एक्स्ट्रा समय देकर भी गृह कार्य करवाता है। लेकिन अगर खुद ही योग्य नहीं है तो इस प्रकार की बातें वो जानेगा ही नहीं, और जब बातें नहीं जानेगा तो बच्चे में स्वतः ही अनुशासनहीनता बढ़ जाएगी। तीसरा, नेक्स्ट, शिक्षक विधियों का अभाव, यानी कि शिक्षण विधियां, यानी कि जो पढ़ाई के साथ साथ जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, जैसे खेलकूद है या अभिनय है, अन्य बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, भ्रमण है कि यात्रा पर ले जा करके बच्चों को कुछ दिखाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि इंडिया क्या है, आपको पता है, एक डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पर प्रैक्टिकल कम और थ्योरी की क्लास ज़्यादा चलती है, कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को थ्योरी में बताते जाओ, बच्चा समझे तो क्या, नहीं समझे तो क्या। हम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पर बच्चों को बता देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब बच्चा जब प्रैक्टिकल करके उसको देखेगा ही नहीं, तब तक उसके पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो ये जो कारण है, ये सारे के सारे कारण बच्चे को अनुशासनहीनता की ओर ले जाते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा अनुशासनहीनता के कारण के बाद में कि अनुशासन को बनाए रखने में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, कि जो टीचर है वो बच्चों में किस प्रकार से बच्चों में अनुशासन उत्पन्न कर सकता है। तो नेक्स्ट बात हम करेंगे अनुशासन में अध्यापक की भूमिका। बहुत सारी भूमिका होती है अध्यापक की। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक बच्चे में अनुशासन उत्पन्न करने में जितनी भूमिका माता पिता नहीं निभाते, उससे ज़्यादा भूमिका अध्यापक की होती है। और ये आप भी मानते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी चीज़ को हम उन्हें बताते हैं तो उनके कम समझ में आता है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही बात उनको सर या उनकी मैम बताती है तो ज़्यादा मानते हैं कि नहीं हमारे सर ने ऐसे कहा था या मैम ने ऐसे कहा था। इसका मतलब है कि अनुशासन में टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अध्यापक को ऐसी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे बालक स्वतः ही अनुशासन में रहना सीख जाए। अब नेक्स्ट जो टाइम आएगा, आप 4th ईयर में हैं और 4th ईयर के बाद में जैसे ही आप टीचर बनेंगे तो आपको भी ये सारी बातें सीख लेनी चाहिए कि बच्चे को अनुशासन में कैसे रखा जाता। आप में से कुछ है कि उनको तो पहले से पता है कि मेरे को अनुशासन में कैसे रखना है, कि जब भी क्लास में जाऊंगा बड़ा डंडा ले जाऊंगा, जो भी बच्चा कुछ बोलेगा तड़ाक से मार दिया, अनुशासन बना रहेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं तो सभी बच्चों को चॉकलेट बांटूंगा और सभी बच्चे फिर चुपचाप बोलूँगा कि जो चुपचाप बैठेगा चॉकलेट मिलेगी, अगर बच्चा शैतानी करेगा तो डंडा पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें हम सोचते हैं कि इस प्रकार से अनुशासन बन जाता है। तो बस ऐसी ही कोई सामान्य बातें, अगर उन बातों को अध्यापक सीख लेता है तो स्वतः ही बालक में वो अनुशासन उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें हम नंबर 1 पे बात करें कि जो अध्यापक होता है उसका प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान होना चाहिए। अगर आप अध्यापक हैं और आपकी क्लास में या विद्यालय में जो भी बालक आते हैं उन पर आपका व्यक्तिगत ध्यान नहीं होगा तब तक अनुशासन नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान का होना, व्यक्तिगत ध्यान का होना। कई बार क्या करते हैं
कि कुछ अध्यापक सिर्फ शैतानी जो करते हैं उन बच्चों पर ध्यान रखते हैं, और कुछ अध्यापक क्या करते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं का ध्यान रखते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। दोनों में ही या तो पढ़ने वाले बच्चे अनुशासनहीनता करेंगे या फिर जो शैतानी करते हैं वो बच्चे अनुशासनहीनता करेंगे। क्यों? क्योंकि अध्यापक का ध्यान तो एक ही पक्ष पर है, या तो पढ़ने वालों पर है या फिर ना पढ़ने वालों पर है। ऐसी स्थिति में बालक क्या है कि एक पक्ष अनुशासनहीनता की ओर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा तो ये सोचेगा कि सर तो मुझे कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसे में वो कुछ शैतानी कर सकता है। और दूसरा ये कि अगर वो शैतानी करने वालों को ही देखता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर हमें प्यार नहीं करते हैं या सर तो हमें रोज डांटते ही हैं। ऐसी स्थिति में वो अनुशासनहीनता करेगा। इसलिए जरूरी ये है अध्यापक के लिए कि अगर आप प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान रखते हैं कि कौन बालक क्या करता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक बच्चा सतर्क रहेगा कि सर हमें भी देख रहे हैं, उन्हें भी देख रहे हैं, तो बच्चा स्वतः ही अनुशासन में रहना सीख जाएगा। और अगर व्यक्तिगत ध्यान नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि बालकों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। सेकंड बात है इसमें कि एक अच्छा अध्यापक बच्चे को समय समय पर सही दिशा निर्देशन करे। सही दिशा निर्देशन यानी कि कोई बच्चा कुछ भी कर रहा है और अध्यापक कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। दिशा निर्देशन का मतलब ये है कि आप प्रत्येक बच्चे को किसी भी कार्य के करने के लिए उसे सही दिशा निर्देशित करते हैं तो बच्चा अनुशासन में रहेगा। कुछ अध्यापक होते हैं कि एक बच्चे को साइड में लेकर के सब कुछ बता देंगे, कुछ बच्चों को नहीं बताएंगे। हमारे समाज में जैसे कि हम मानते हैं जातिवाद है, धर्मांधता है, इन चीज़ों को भी बहुत सारे अध्यापक महत्व दे देते हैं कि अपना धर्म का है, अपनी जाति का है, तो उन बालकों को कुछ बातें बता देते हैं, अन्य को छोड़ देते हैं। दोनों स्थितियां क्या हैं, गलत है। एक अध्यापक के लिए ये बिल्कुल ही गलत है कि वो इस प्रकार से बच्चों में को लेकर के भेदभाव करता है। यानी कि जो भी काम होता है उसके लिए बच्चे को अगर सही समय पर सही दिशा निर्देशन मिलता है तो बच्चे में स्वतः ही अनुशासन उत्पन्न हो जाएगा। और अगर समय समय पर उसे सही दिशा निर्देशन नहीं मिलेगा तो बच्चे में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कई बार होता क्या है कि कोई बालक किसी भी टीचर से किसी भी समस्या को लेकर के जाता है और वो अध्यापक उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता, दूसरे सर के पास जाता है वो भी नहीं कर पाता। एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा कोई ना कोई गलती करेगा और उसके बाद में कहेगा कि सर मैंने इन सर से भी पूछा था, उन सर से भी पूछा था, लेकिन किसी ने मेरी समस्या का समाधान नहीं किया, ऐसी स्थिति में मेरे को ये काम करना पड़ा। तो वो चीज़ होती है कि अगर बालक किसी भी चीज़ को जानना चाह रहा है, उसमें कोई जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासा को अगर हम वहीं शांत करें अध्यापक, तो बच्चा अनुशासन में रहेगा। और अगर आप बच्चे की भावनाओं को या उनकी जिज्ञासाओं का दमन करते रहेंगे तो बच्चा एक ना एक दिन अनडिसिप्लिन का काम करेगा, अनुशासनहीनता का कार्य करेगा। तीसरी बात इसमें हम लेते हैं कि एक अच्छा अध्यापक समय समय पर अभिभावकों से भी सहयोग ले सकता है। अभिभावकों से सहयोग। एक बच्चा स्कूल में लेट आता है या फिर बंक कर जाता है, अध्यापक उसे रोज़ पीटता है, समझाता है, लेकिन बच्चा फिर दूसरे दिन वही काम। ऐसे में क्या होता है कि कई बार इसका बहुत बड़ा परिणाम भी निकल जाता है कि अगर बच्चा अध्यापक का कहना नहीं मान रहा है और बार बार इसी प्रकार की गलतियां करते जा रहा है, तो आने वाले समय में बच्चा और भी कोई बड़े काम को अंजाम दे सकता है। इसलिए एक अच्छा अध्यापक अगर इस प्रकार से कोई बालक है तो उसके अभिभावकों को बुला करके उनका सहयोग ले सकता है, उनको बता सकता है कि आपके बच्चे में क्या अवगुण हैं, जिससे क्या होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा कोई गलती करता है और कोई बात होती है तो उसका पता उसके माता पिता या संबंधित अभिभावकों को होगा। तो ऐसी स्थिति में बालक क्या होगा कि क्या करता है कि स्कूल में ही तो पता है, घर पे कोई थोड़ी कहेगा,
कई बालक ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ यही देते कि स्कूल में मैं कुछ भी करूं, घर पे तो कुछ नहीं, क्योंकि स्कूल में सारे काम करके क्लास भी नहीं ली, इधर उधर घूम के चले गए और घर पे जाने के बाद में शरीफ बन गए। मम्मी पापा सोचते हैं कि बालक अच्छा है, पढ़ता है, स्कूल रोज जाता है, आता है, लेकिन उसकी अगर कमियां घर तक पहुंच जाए तो बच्चा घर के दबाव से या अध्यापक के दबाव से अनुशासन में रहना सीख जाएगा। और अगर बच्चे के बारे में अभिभावकों को नहीं बताया जाता है तो बच्चा हो सकता है कि अनुशासनहीनता आगे करे। नंबर 4 बात करते हैं कि एक अच्छा अध्यापक बच्चे में आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। आत्मविश्वास यानी कि आत्मविश्वास बच्चे का जितना अधिक होगा बच्चा उतना ही अनुशासन में रहेगा। और आपने पहले ही बच्चे को डांट दिया कि तू तेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, तू तो बिल्कुल गधा है, बेवकूफ़ है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा अनुशासनहीनता करेगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा है, चाहे पढ़ने में कमज़ोर हो, चाहे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तो उस बच्चे में भी अगर आप आत्मविश्वास पैदा कर देते हैं कि नहीं आप आगे चल करके ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, तुम किसी से कम नहीं हो, वो जो बातें हैं वो स्वतः ही बच्चे को अनुशासन की ओर ले जाएंगी। लेकिन अगर बच्चे को आपने मतलब नेगेटिव बातें डाल दी या नेगेटिव बातें या नेगेटिव विचार बच्चे के बारे में दे दिए, ऐसी स्थिति में बालक क्या करेगा, अनुशासनहीनता की ओर बढ़ जाएगा। तो ये जो कारण है ये आपको एक अध्यापक की भूमिका के बारे में बताना है कि अनुशासन में अध्यापक की कौन कौन सी भूमिका होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट इसका है कि जो गृह कार्य होता है, गृह कार्य के लिए विद्यालय में अतिरिक्त समय देना, अतिरिक्त समय देना। अभी हमने पढ़ा था कि अनुशासनहीनता में अशिक्षा का योगदान होता है। तो जिन बालकों के माता पिता अशिक्षित होते हैं वो बालक घर पे काम नहीं कर पाते हैं, या कुछ चीज़ें हम जो होमवर्क में डाल देते हैं और बच्चे के घर पे समझ में नहीं आता कैसे लिखूं मैं, क्योंकि कई बार हम भी बच्चे का हाथ पकड़ करके लिखना सिखाते हैं कि ऐसे लिखना है, लेकिन अगर मम्मी पापा अशिक्षित हैं तो वो बच्चे को सिखा नहीं पाते और फिर वो स्कूल बिना होमवर्क की आता है तो सर उसे डांट देते हैं, पिटाई कर देते हैं, तब भी बालक अनुशासनहीनता की ओर बढ़ेगा। इसलिए करना क्या चाहिए कि ऐसे बालक जो समय पर अपना गृह कार्य नहीं करके लाते हैं उनके लिए अध्यापक को चाहिए कि जो विद्यालय का समय होता है उस समय के बाद में आधा घंटा 1 घंटा ऐसे बच्चों का वो होमवर्क करवाए जो अपने घर पर करके लाने में असमर्थ होते हैं। तो अगर ये गुण अध्यापक में पाए जाते हैं तो वो स्वतः ही बालकों में क्या कर देगा, अनुशासन उत्पन्न कर देगा। इसके बाद में आज हम बात करते हैं अनुशासन के साधन, कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप 2 साधन को ध्यान रखेंगे। अनुशासन के साधन, अभी मैंने आपको बताया था कि अनुशासन बनाने के लिए आपके पास जो साधन होंगे कि कोई डंडा लेके जाएगा, कोई चॉकलेट लेके जाएगा, ये दोनों बातें होती हैं। और नो डाउट ऐसी चीज़ें भी क्या करती है, अनुशासन उत्पन्न करती है। कि जैसे एग्ज़ाम टाइम में अगर कोई कुछ कर रहा है तो एक तो प्यार से उसे समझा दिया जाए कि ऐसा करना गलत है बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, और एक सामने देखो थप्पड़ मार दिया। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, अनुशासन को बनाए रखने के साधन होते हैं। तो इन साधनों को ही 2 भागों में बांटा गया है कि अनुशासन के जो साधन होते हैं इनको 2 पक्षों में बांटा गया है। तो पहले पक्ष को कहते हैं सकारात्मक साधन, यानी कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक तो होते हैं सकारात्मक साधन और दूसरे होते हैं नकारात्मक साधन। अब आप बता सकते हैं कि सकारात्मक में तो कौन से साधन आएंगे और नकारात्मक में कौन से साधन आएंगे। अगर आप सामने होते और क्लास में होते तो नो डाउट सभी बच्चे बता देते कि सकारात्मक ये है
और नकारात्मक ये है। तो सकारात्मक में चॉकलेट वाली बात, यानी कि पुरस्कार जो हम देते हैं वो पुरस्कार किस में आएगा, सकारात्मक साधनों में, कि आप बच्चे को किसी भी अच्छे काम के लिए उसको इनाम देते हैं या पुरस्कार देते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी के बच्चे भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुशासन में रहेंगे। तो ये जो सकारात्मक साधनों में जैसे पुरस्कार है, ये पुरस्कार किस में आएगा, या फिर उसकी प्रशंसा है, आप बच्चे की प्रशंसा करते हैं, तो ये सारी चीजें सकारात्मक साधनों में आएंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो सकारात्मक साधन आप बच्चे को दे रहे हैं, तो हो अनुशासन तो बनेगा, लेकिन ये कब दूसरे बच्चे कब अनुशासन में रहेंगे, तो ये जो पुरस्कार आप दे रहे हैं ये सबके सामने दीजिए, तभी तो पता लगेगा कि इसको किस काम के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तब बच्चा समझेगा कि मेरे को भी ऐसा काम करना है। उसकी प्रशंसा ऐसे नहीं, कोई बच्चा अच्छा काम करता है आप उसे ऑफिस में ले जाकर के उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या ऑफिस में ले जाकर उसको पुरस्कार दे रहे हैं, दोनों स्थितियों में बाकी बच्चों में अनुशासन उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों को पता नहीं है कि सर ने इसको क्या प्रशंसा की है या फिर कौन सा पुरस्कार दिया है और किसके लिए दिया है। इसके लिए जरूरी है कि सकारात्मक जो साधन का हम प्रयोग करते हैं ये सबके सामने होना चाहिए और बताना चाहिए कि इस बालक ने इस कार्य के इस काम में अपना कितना योगदान दिया, उसके लिए आज इसको ये पुरस्कार दिया जा रहा है, इसकी प्रशंसा की जा रही है। तो ये जो सकारात्मक साधन है स्वतः ही दूसरे बालकों में भी अनुशासन उत्पन्न करेगा। और दूसरी बात नकारात्मक साधन, और नकारात्मक साधन का मतलब होता है दंड से, कि जो दंड वाली बात है या फिर जो निंदा वाली बात है यानी कि बुराई करने वाली बात, तो ये दंड और निंदा ये भी बच्चों को अनुशासन में रखना सिखाती है। अगर कोई बच्चा गलती करता है और टीचर उसको सबके सामने, ये भी सबके सामने होगा, अगर कोई भी कितनी भी बड़ी गलती कर देता है कि सर इसने मेरे को ऐसे कह दिया, सर उसको अंदर कमरे में ले जाते हैं, उसके 5 डंडे मारते हैं और वो बाहर आकर के कुछ नहीं कहा मेरे से, बस यूं ही बोल दिया कि आगे मत करना बस। तो अगर बालक बाहर आकर के ये कहेगा कुछ नहीं कहा, जबकि उसके 5 डंडे दिए सर ने, लेकिन फिर उसने कहा कि कुछ नहीं कहा, ऐसे बोला कि ऐसे गलती मत किया कर, तो ऐसी स्थिति में दूसरे बालकों में अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी। इसके लिए करना क्या चाहिए कि बच्चे के सिर्फ 2 ही डंडे मारें, लेकिन वो सबके सामने, कि बाकी बच्चे देखें कि यार इसके 2 डंडे दिए हैं सर ने, तो बाकी बच्चे स्वतः अनुशासन में हो जाएंगे। आप अलग कमरे में ले जाते हैं और बच्चे की निंदा करते हैं, तू बेवकूफ है, गधा है, तेरे को कुछ नहीं आता है, ये है, तेरे आगे तेरा भविष्य अंधकार में है, ऐसी बातें उसकी मतलब भरपूर निंदा कर देते हैं। माँ बाप का नाम तो खराब करेगा, स्कूल का नाम तो खराब करेगा, ऐसी निंदा करके बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। बच्चा कहता है क्या कहा सर ने, कुछ नहीं कहा, कि बेटा यार तू बहुत अच्छा है, ऐसे मत किया कर। बाकी बच्चे भी फिर उसकी तरह कोई काम करेंगे, क्योंकि सर तो यही तो कहेंगे, जबकि उसको नहीं पता है कि सर ने कौन कौन सी निंदा की है। लेकिन वही उसकी निंदा या बुराइयां सबके सामने की जाएं तो अन्य बच्चे स्वतः ही उन बुराइयों से या दंड से बचने के लिए अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। तो आपको ये चीज बस 2 ही साधन बताने हैं, एक सकारात्मक साधन जिसमें हम पुरस्कार या प्रशंसा के द्वारा बालकों में अनुशासन उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो पुरस्कार और प्रशंसा अन्य बच्चों के सामने दी जाती है, जिससे स्वतः ही दूसरे बच्चे भी अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। और वो दूसरा है नकारात्मक अनुशासन, जिसमें हम दंड और निंदा को शामिल करते हैं। और जब बच्चे की सबके सामने दंड दिया जाता है या निंदा की जाती है तो नेक्स्ट टाइम बालक स्वतः ही अनुशासन में रहना सीख जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम अनुशासन से संबंधित अन्य जानकारियां पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज़ बता दिया करें, क्योंकि जब तक आपका रिटर्न कॉल या मैसेज नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। थैंक यू।